आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे चलते हैं 18वीं सदी में। एक ऐसी कहानी जहां एक सुल्तान ने ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसने उस वक्त के ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, जब पूरी दुनिया भाले और तलवारों से लड़ रही थी, तब भारत के मैसूर में एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी बन रही थी जिसे देखकर उस जमाने के वैज्ञानिक भी हैरान थे। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये युद्ध लड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देने की कहानी है। गीदड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये सिर्फ एक मशहूर कहावत नहीं थी, ये दरअसल टीपू सुल्तान की लाइफ फिलॉसफी थी। बाघों यानी टाइगर्स के प्रति उनका जुनून इस हद तक था कि उनका सिंहासन, उनके सैनिकों की वर्दी और यहां तक कि उनकी तलवार की मूठ पर भी बाघ के निशान थे। उनके लिए बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आजादी, ताकत और कभी ना झुकने वाले स्वाभिमान का एक जीता जागता प्रतीक था। अब जरा इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कल्पना कीजिए। एक अंधेरी रात और अचानक एक खौफनाक मैकेनिकल जानवर के चीखने और दहाड़ने की आवाज। लकड़ी और लोहे से बना ये एक ऐसा शैतानी यंत्र था जिसे खास तौर पर ब्रिटिश अफसरों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मैसूर उस वक्त सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमागी तौर पर भी दुश्मन को हरा रहा था। और इसकी इंजीनियरिंग, वो तो सच में काबिले तारीफ थी। ये कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि 18वीं सदी का एक बेहद कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटन यानी एक स्वचालित मशीन थी। बाहर से देखें तो ये लकड़ी का एक खूबसूरत आवरण था, लेकिन इसके अंदर पीतल के पाइप्स और गियर्स का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें एक हैंड क्रैंक लगा था। जैसे ही उस हैंडल को घुमाया जाता, ये मशीन एक बाघ की असली लगने वाली दहाड़ और उसके नीचे फंसे एक ब्रिटिश सैनिक की दर्दनाक चीखें निकालने लगती थी। सच में कला और इंजीनियरिंग का कैसा खौफनाक कॉम्बिनेशन था ये। तो यहाँ पॉइंट ये है कि ये मशीन किसी भी एंगल से कोई खिलौना नहीं थी, ये उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। ये सुल्तान की उस नज़रिए की एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी कि वो विदेशी ताकतों के साथ कैसा सलूक करने वाले हैं। एक ऐसा बाघ जो किसी भी चुनौती को चीर फाड़ करने के लिए हमेशा तैयार है। ये सीधे तौर पर एक जोरदार ललकार थी। चलिए अब उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त के यूरोप और मैसूर की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। यूरोप में जो रॉकेट्स इस्तेमाल होते थे ना, वो बहुत नाजुक होते थे, कागज और लकड़ी से बने हुए, जिनकी रेंज बहुत कम थी और उन्हें ज्यादातर सिर्फ सिग्नल्स देने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन इसके ठीक उलट मैसूर ने बनाए सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहे के कवर वाले रॉकेट्स। ये एक ऐसा माइंड ब्लोइंग इनोवेशन था जिसने जंग के मैदान के सारे रूल्स ही पलट कर रख दिए। इन रॉकेट्स की बनावट पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि इसके पीछे कितनी एडवांस्ड मेटलर्जी और टैक्टिकल जीनियस का इस्तेमाल हुआ था। नरम लोहे का खोल होने की वजह से ये अंदर के बारूद का जबरदस्त दबाव झेल सकते थे, जिससे ब्लास्ट बहुत बड़ा होता था। और इनकी फ्लाइट को स्टेबल रखने के लिए इनमें बांस के डंडे बांधे जाते थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? कभी कभी इनके आगे लंबी तलवारें बांध दी जाती थी। जब ये हवा में घूमते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते थे तो वहां कैसा मंजर होता होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, जंग के मैदान में जब आसमान से एक साथ ऐसे सैकड़ों लोहे के रॉकेट्स आकर गिरते होंगे तो क्या तबाही मचती होगी। इन आसमान चीरने वाले रॉकेट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में ऐसी भगदड़ मचाई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ब्रिटिश खेमे में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। मैसूर की सेना ने गिनती में कम होने के बावजूद अपनी इस एडवांस स्ट्रैटेजी की वजह से एक विशाल सेना के छट्टे छुड़ा दिए थे। ये क्लियर कट साइंटिफिक और टैक्टिकल सुपीरियोरिटी थी। अब आते हैं श्रीरंगपट्टनम की उस आखिरी जंग पर। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सुल्तान ने आखिर क्या फैसला लिया। साल 1799 ब्रिटिश सेना ने किले को पूरी तरह घेर लिया था। उनके पास वहां से बच निकलने का मौका था, लेकिन अपना वही फलसफा, शेर की तरह एक दिन जीना, इस पर अड़िग रहते हुए उन्होंने समर्पण करने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ने का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी धरती और अपनी आज़ादी के लिए शहादत दे दी और उनके जाने के कुछ ही दिन बाद शस्त्रागार यानी आमरी को पूरी तरह लूट लिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत अहम है। जब जीती हुई ब्रिटिश सेना आखिरकार महल के अंदर घुसी तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। वो पूरी तरह से दंग थे। उनके ठीक सामने वही खौफनाक मैकेनिकल टाइगर था और साथ में एडवांस लोहे के रॉकेट्स का एक बहुत बड़ा गुप्त भंडार। सोचकर देखिए, एक ऐसी एम्पायर जिसने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, वो भारत के एक राज्य की इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को देखकर सुन पड़ गई थी।
इन्हीं लूटे गए हथियारों के इंग्लैंड पहुंचने के बाद एक बड़ा सच सामने आता है। अंग्रेज इन रॉकेट्स को अपने साथ ले गए और उन पर बहुत डिटेल में रिसर्च शुरू की। और ये बात सच है कि इन्हीं रॉकेट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंग्लैंड में मॉडर्न रॉकेट साइंस की नींव रखी गई थी। जो हथियार भारत की रक्षा के लिए बनाए गए थे, वही आगे चलकर अनजाने में ही पूरी पश्चिमी दुनिया के मॉडर्न साइंस का बेस बन गए। और ये बात कितनी हैरत अंगेज है कि आज नासा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट भी इस बात को मानती है। नासा ऑफिशियली इन 18वीं सदी के मैसूर रॉकेट्स को आज की मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स का डायरेक्ट पूर्वज यानी एंसेस्टर मानती है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस दौर में भारत टेक्निकल इनोवेशन में सिर्फ आगे ही नहीं था, बल्कि अपने वक्त से कई सदियां आगे चल रहा था। चलिए अब वापस अपने उस मैकेनिकल टाइगर की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसकी कहानी का अंत काफी शांत और थोड़ा उदास करने वाला है। वो खौफनाक जानवर जिसकी दहाड़ से कभी एक पूरा साम्राज्य कांप उठता था, आज लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में एक कांच के पिंजरे में बिल्कुल शांत बैठा है। उसकी वो गुर्राहट अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है और वो अब महज एक कैदी कलाकृति बनकर रह गया है। इस मैकेनिकल टाइगर को देखकर एक और मशहूर चीज की याद आती है, और वो है कोहिनूर हीरा। इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी और दुख भरी समानता है। किस तरह से ये ऐतिहासिक खजाने अपने देश से दूर 7 समंदर पार अपनी चमक और अपना असल मतलब खो चुके हैं। एक ऐसी एडवांस मशीन जिसकी अपनी एक दिल दहला देने वाली हेरिटेज थी, वो अब बस एक एग्जीबिशन का हिस्सा मात्र बनकर रह गई है। और इस सब के बाद आखिर में एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग के चमत्कार को वापस उसकी मातृभूमि लौटा दिया जाए? इतिहास और विज्ञान के इस अनोखे सफर के बाद ये सोचना जरूरी हो जाता है कि ऐसी अनमोल धरोहरों की सच्ची जगह आखिर कहाँ होनी चाहिए। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इसने कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।